नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर के स्वाद की शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की, जो कि जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा। आपका चाहे 5512 वाला हो या जो 2702 वाली पोस्ट थी, अब भैया उसकी पोस्ट बढ़ गई है, 3100 कुछ पोस्ट हो गई हैं। तो स्टेनो हो या क्लर्क हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट है ये। पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। देखिए, जो ये ब्रज भाषा है ना, इससे पहले पिंगल नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर पहले का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा लिपि की आवश्यकता होती है। देखिए, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भाषा को जब हम लिखते हैं ना, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी लिपि की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सासी से, ठीक है, और ये जो आया ना, ये बीच में डैश हाइपन, ये रूपक अलंकार में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा है कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देखिए, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारू में च, चंद्र में च, चंचल में च। जब एक ही वर्ण की या एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें हमसे पूछा है कि कतर वियोत में कौन सा समास है। तो देखिए, कतर वियोत में समास की यदि हम बात करें तो द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है, और नहीं तो ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ना, योजक चिन्ह, ये द्वंद्व समास में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा है कि गो प्लस चरित की संधि है। तो देखिए, गो प्लस चरित की संधि की यदि हम बात करें, इसको मिलाकर जो आपका वर्ण बने, शब्द बनेगा, वो बनेगा आपका गोश्चरित, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या रखा कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो जो वैयक्तिक पत्र होता है वो किसके माध्यम से लिखा जाता है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए, व्यक्तिक मतलब जो सगे संबंधी होते हैं ना, उनके लिए लिखा जाता है मित्रों के माध्यम से। ठीक है, सगे संबंधी और मित्रों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी किस शब्द का कारक है? तो देखो, कारक की अगर हम बात करें तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, और जब कोई चीज किसी के ऊपर आश्रित होती है तो वहां पर होता है आपका अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कहा है? प्रेम अंधे की राहों की तरह ही आकर्षक होता है। मतलब प्रेम वो चीज है, जो राहें, जो रास्ता हमने देखा नहीं, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ जाता है। तो इस वाक्य का काल पहचानिए, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रेम अंधे की राहों की तरह आकर्षक होता है। तो ता है, ती है, ते है, ये सामान्य वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? देखो, एक एरिया है कि वह आई हो, तो अब जब वो आई होगी जब तो चिट्ठी देगा। पता नहीं आई है नहीं आई है, लेकिन आने की संभावना है। तो वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, यानी संभाव्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है?
तो देखो, जब हम किसी काम को खुद ना कर करके, स्वयं ना करके किसी और से कराते हैं, तो वहां पर जो क्रिया होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी माँ सामान खुद ना ला करके पिताजी से मंगवा रही है। देखो, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो जहाँ कार्य कर्ता ना करके किसी और के माध्यम से होता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो जो महादेवी वर्मा है, दीपशिखा, नीरजा, श्रृंखला की कणिया और यामा, ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि इन चारों में से वो कौन सी रचना है जिस पर कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो भैया वो रचना थी आपकी यामा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है अब आप चल सकते हैं, वाक्य की वृत्ति है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह दिया अब आप चल सकते हैं, तो जब आप चलने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे, जब तो चलेंगे, जब समर्थ ही नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे। तो समर्थ्य सूचक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कहा है कि स्थावर का विलोम बताइए। देखिए, स्थावर का मतलब होता है जो स्थित हो, एक ही जगह हो, और जंगम का मतलब होता है चलने फिरने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, शिव को महादेव भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, लेकिन चक्रपाणी नहीं कहते। चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले तो कौन हो जाएंगे, वो विष्णु भगवान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो देखिए, कर्म वाच्य में जो प्रधान होता है वो कर्म प्रधान होता है, तभी तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। और जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कृत वाच्य कहते हैं, जिसमें भाव प्रधान होता है उसे भाव वाच्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बलि और बलि का अर्थ है। देखो, इस वाले बलि में छोटी की मात्रा लगी है, इसमें पीछे से लगी है बड़ी ई की मात्रा। तो पहले बलि का अर्थ होता है बलिदान और दूसरे बलि का अर्थ होता है वीर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसोईया में प्रत्यय बताइए। देखिए, रसोई प्लस इया तो क्या हो जाएगा, रसोईया। तो यहाँ पर जो आपका इया है यही प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखो, विशेषण की अगर हम बात करें तो जैसे विद्वान कहते हैं ना भाई, ये वो आदमी विद्वान है, सब में ज्यादा ज्ञानी है, तो ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण है। देखिए, ओ और ये वाला औ, ओ और औ, इन्हें जब हम बोल के देखेंगे तो ध्वनि यानी आवाज कहाँ से निकलेगी, कंठ से निकलेगी। तो कंठ और होठ भी इसमें काम करेंगे, होठ मुड़ेंगे ना हल्के से, वृत्ताकार होंगे हल्के से। तो ओ और औ यानी कंठ ओठीय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें पूछा हमसे कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखो, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, और व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। लेकिन हमसे कह दिया जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छोटा ए मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। आगे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहा है 23 में, 23 में हमसे पूछा काकल्य वर्ण कौन सा है। तो देखिए, काकल्य वर्ण की यदि हम बात करें तो वो एक ही होता है जो है। इस है को हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कहा है आंधी आबे बैठ गवाबे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ये जो लोकोक्ति दी है इसका अर्थ हमें बताना क्या, कि आंधी आवे और बैठ गवावे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आंधी आ जाती है
तो हमें बैठना नहीं चाहिए, अपना इंतजाम करना चाहिए। यानी विपरीत स्थिति यहाँ पर के निकल के आ रही है क्वेश्चन नंबर 24 में। और विपरीत स्थिति यही दे रखा है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो देखिए, हिंदी का जो मानक रूप विकसित हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है, और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का आविष्कार किया है। ठीक है, खड़ी बोली का जनक के रूप में किसे जाना जाता? अमीर खुसरो को। वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। देखो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो गए, फटाफट प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। केवल काम की बात, नो बकवास, यही हमारा टाइटल है। आगे क्या रखा है? क्या? अपठित गद्यांश यानी निर्देश। क्या है निर्देश? गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के 26 से लेकर के 30 तक उत्तर देने हैं। यानी ये गद्यांश हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है। चलिए भाई पढ़ते हैं। मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही मापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, और यहाँ तक कि अक्ल को। ठीक है, अक्ल मिस यानी बुद्धि, और यहाँ तक कि अकल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया, और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार, और यही तापमान चिकित्सा व्यापक व्यवसाय का मानक बन गया है। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक बड़ा लंबा पैराग्राफ है भाई। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई, और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम के वक्त थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीजें, एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीजों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इससे उनके उतार चढ़ाव की था भरपाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। चलिए भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन। अगर तुमने ध्यान पूर्वक इसको पढ़ा होगा तो भैया बड़े अच्छे तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, 26वां क्वेश्चन इसमें कहा है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यानी बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज्यादा होता है तापमान। भाई जो गद्यांश दिया था उसमें तो ऐसे ही कहा गया था, तो यही आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है? ये कह दिया है सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो पुरानी फितरत का हिस्सा जो रहा है वो रहा है मापन, यानी मापना। गद्यांश में इसी पर बताया गया, शुरू में ही बताया गया। ठीक है,
नहीं तो मैं देखो दिखा देता हूँ। ये हैगा आपका, ये देखो, मापन शुरू में दे दिया, मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो भैया दिक्कत जब आती है जब हम इसे जड़ मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 29 में कहा है कि जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया? इन्होंने जो है लंबा शोध किया था और शोध करके इस पैमाने के मापन को गलत बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या क्या रखा है 30 में? देखो भाई, इसमें कहा है कि 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है, मतलब गलत कथन छांटना हमें कौन सा है। तो इसी के नाम से कहानी लिखी गई, ये बात गलत है, कहानी नहीं लिखी गई थी। ठीक है, चलिए असत्य बता रहा है, असत्य का मतलब गलत, और यही वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। अब 15 नंबर की रीजनिंग चलेगी। ठीक है, चलिए 31वां सवाल रीजनिंग का पहला सवाल कीजिए, कैसे होगा? 31 में कहा है सादृश्य को पूरा कीजिए। देखो, अगर हम बात करें एल का कोड कितना होता है? एल का होता है 14, सॉरी 12, एल का 12 और इसका होता है 15, इसका 16, इसका 11, इसका 9 और इसका 18। देखो 12 में हमने 4 जोड़ दिए, 16 हो गए। तो वैसे 9 में 4 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? 13, और 13 किसका होता है? एम का। इसे 15, 15 में से 4 घटा दिए 11, वैसे 18 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है? एन का। तो आपका एम एन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और ये ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में क्या कहा है? ओहो, देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि यानी वाटर इमेज से काफी मिलता है। यानी ये जो दिया है ना वाटर इमेज, तो ये जब इसको हम पानी में देखेंगे इस वाले शब्द को, तो ये पानी में हमें कैसे दिखेगा? तो देखो बी की दिशा तो ऐसी ही रहेगी, सब में ऐसी है बी की दिशा, के की दिशा भी ऐसी रहेगी, लेकिन 5 की दिशा पलट जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में देखने पर वाटर इमेज ये बनेगी, ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इस वाले चित्र से ये वाला चित्र आया है, तो इससे ये कैसे आया होगा? देखो यहाँ पर ये है 5 भुजा वाला पंचभुज, तो ये यहाँ से ऊपर पहुंच गया है और इसकी आकृति ये आ गई है। अब वैसे इस पंचभुज की बात करें तो ये यहाँ होना चाहिए, मतलब यहाँ आएगा पंचभुज। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या रखा है? ओ पी से छोटा है। लो जी, ओ जो है छोटा है किससे? पी से छोटा है, तो पी ऊपर आएगा। ठीक है, पी ऊपर आएगा, लेकिन क्यू से बड़ा है। ओ क्यू से बड़ा है तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। आर एस से छोटा है, जो आर है वो एस से छोटा है। चलो ये कह रहा है, लेकिन टी से बड़ा है। क्यू एस से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, तो ये क्यू जो है बड़ा है किससे? एस से। अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि आर एस से छोटा है। आर एस से छोटा तो आर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है इनमें सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन नंबर 34 में। तो सबसे बड़ा देखो सबसे ऊपर कौन है? पी है, तो ये रखा पी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, क्या कहा? वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो वो उसकी पत्नी तो हो गई, उसकी वो पत्नी हो गई महिला। पढ़कर देखो सवाल को दोबारा, पता चल जाएगा।
35 का ए हो जाएगा आंसर। दोबारा पढ़ो चलो। अब देखो अगला सवाल कैसे होगा। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे करते हैं। सबसे पहले आदमी क्या होगा, संक्रामक होगा, पहले ये आएगा। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें नहीं है तो इसको काट दो। जब आदमी संक्रामक हो जाएगा तो वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। तो 1 और 3, 1 और 3 इसमें है, 1 और 3 इसमें भी है, इसे काट दो। अब जब आदमी संक्रामक हो जाएगा तो संक्रामक होने के बाद वो परामर्श लेगा डॉक्टर से, तो कौन आएगा, 2। अब इसमें यही आपका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला है। देखो भाई करते हैं कथन, कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये कह रखा है कि सभी कप कुर्सियां हैं। सभी कप जो हैं कुर्सी, ये बना दिए हमने कप। ये सभी कप क्या बन गए, सभी कप बन गए कुर्सी। लो जी, कुर्सी बना दिए हमने। सभी कप कुर्सी हैं, कोई कुर्सी मेज नहीं है, मतलब मेज अलग आ जाएगी। ये जी एम फॉर मेज। अब देखो पहले वाला निष्कर्ष देखते हैं। कह रिया है कि कुछ कप मेज नहीं है, बिल्कुल सही है, मेज अलग है कप अलग है, पहला वाला ठीक है। दूसरा, कुछ कुर्सी कप है, तो कुछ कुर्सी कप है, तो अंदर को जाने पर कुछ मिलता है हमें, ये वाला भी ठीक है। अब दोनों कथन हमारे सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्या रखा। लो जी, कथन और निष्कर्ष वाला ये भी करते हैं। देखो कथन है ये कह दिया है, एक विज्ञापन कहता है, क्या कहता है, 6 महीने में अपने पैसे तिगुना करें। तो अब पहला कथन कह रिया है कि आश्वासन वास्तविक नहीं है। अरे जब वो कह रिया तो वास्तविक है, तो ये तो गलत हो गई बात। लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निकलता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ये लो जी। आगे क्वेश्चन नंबर 39 में कह रखा है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के आगे कौन सी वाली संख्या चुने। यानी क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें 39 की, तो इसमें कह रखा है कि देखो 2 से 9 आया, 9 से 28 आया, 28 से 65 आया। अब कैसा आया, लगाओ अनुमान। देखो भाई, अगर मैं 1 का घन करके उसमें 1 जोड़ दूं तो 2 आ जाएगा, और वहीं मैं 2 का घन करके उसमें 1 जोड़ दूं, 2 का घन 8 और 1 9 आ जाएगा, ये आ गया। अगर मैं 3 का घन करके 1 जोड़ दूं, 3 का घन 27 और 1 28 हो जाएगा। वैसे 4 का घन, वैसे 5 का घन, 5 का घन करो, 5 का घन होता है 125, और उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ। ये कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज गिनने होते हैं भैया, देखो कैसे गिनते हैं। अरे 1 2 और इन्हें मिलाकर कुल कितने हो गए, 3। ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 चौक 12, तो ये ही हो गए। ठीक है, तो 12 तो हमने ये गिन लिए। आगे अब देखो, एक तो ये हो गया बड़ा वाला, ये 1, और 1 ये हो गया 2, और 1 ये हो गया 3, तो 3 तो होगा ये, और 3 ही होगा ये, और भैया 3 हो जाएंगे इधर को। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 12 12 12, और ये होगा 12 और 3 15 और 3 18, 18 3 1 हमने ज़्यादा गिन लिया, कोई 20
चलो 20 होने चाहिए यहाँ पर, गिन के देख लेना दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रखा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो भाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, देखो ये आधे से तोड़ो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 5 ले लो शुरू के, 1 2 3 4 5 ए तक ले लो, ठीक है। तो देखो भैया इसके 1 2 3 4 5 ले लो। अब देखो एस से, एस के बाद क्या आ गया टी, ये आ गया, और टी के बाद क्या आ रहा यू, आर के बाद क्या आ रहा है एस, ई के बाद क्या आएगा एफ, ए के बाद क्या आएगा बी। वैसे ही इसके ले लो, देखो 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ तक ले लो, 1 2 3 4 5 एन तक ले लो। तो एस है भैया, यहाँ से देखो एन है, एन के बाद क्या आएगा ओ, ई के बाद क्या आएगा एफ, आई के बाद क्या आएगा जे। कुल मिलाकर के आधे आधे तोड़ कर लगा दिया है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रखा है 42 में, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। 40 लड़के खड़े हैं भैया। चलो अंतिम बाएं से 11वें स्थान पर है कौन, अच्छा अमित है, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। चलो बाएं से 11वें स्थान पर, बाएं से 11वें पे कौन हो गया अमित, और दीपक पंक्ति के दाएं से 21वें स्थान पर है। चलो लो दाएं से 21वें स्थान पर है दीपक। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से 30वें स्थान पर है, अमित के दाएं से 30वें स्थान पर, 11 में से 8वें स्थान पर है, ठीक है, 3 घटा देंगे तो दीपक से कितनी दूर होगी। तो भैया दीपक से चौथे स्थान पर होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन, लुप्त संख्या कौन सी आएगी देखो, देखो भैया 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8 तिया 24, 24 की गुणा 3 से करेंगे 72, और 72 तिया 216, 12 की गुणा 3 से करी 12 ती 36, और 36 तिया 108, 108 तिया 324, वैसे ही 14 तिया 42, और 42 तिया 126, और 126 तिया 378। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या क्या रखा है भाई, देखो अभी देखते हैं क्या कह दिया है। 44 में हमसे कहा है कि, हाँ चलो ये तो दे ही रखा है इन्होंने, आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है। अब डॉक्टर भी हैं पर कलाकार नहीं है, खिलाड़ी हैं डॉक्टर हैं, तो देखो भैया ये बी, बी देखो खिलाड़ी भी है और बी डॉक्टर भी है पर कलाकार नहीं है। ये तो देखने का है, कुछ हल करने का होता नहीं है इस तरह का सवाल। पिछला शनिवार इस महीने की 20 तारीख को था, यदि मंगलवार 3 दिन बाद आने वाला हो तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। देखो मंगलवार 3 दिन बाद आएगा तो मंगल में से 3 घटा दो, और जब हम मंगल में से 3 घटा देंगे तो आपका शनिवार आ जाएगा। घटाओ, मंगल में से 1 घटाया सोमवार, सोमवार में से फिर 1 घटा दो तो क्या हो गया रविवार, और रविवार में से फिर 1 घटा दो तो शनिवार आएगा। यानी 3 घटा दो ना, मंगल में से 3 दिन पीछे को चले जाओ तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन रीजनिंग के खत्म हो गए, अब ये जीके के क्वेश्चन है।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो भाग लेने वाली प्रथम महिला थी वो थी आपकी बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ अवध के नवाब की पत्नी। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार है। देखो भाई, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो वो समय था 1893 का, यानी 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो टीटी ने जब उनसे टिकट मांगा और पूछा कौन है, देखा भाई ये तो काला है, काला मतलब इंडियन है, विदेशी है, अंग्रेज नहीं है, तो उन्हें उनके सामान सहित जो है पीटर्सबर्ग से स्टेशन से फेंक दिया गया था 1893 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है, ये कह रखा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने से विरोध किया था? तो जो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन में सभी लोगों को जुड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम इस आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे। तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसमें पूछा हमसे कि यानी चोल नाइकन और कुरुम्बब्बा और कटुन्नाकाइन कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति के समूह है? तो ये अंडमान निकोबार के समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली ये जनजाति है। नहीं 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 नहीं, अंडमान निकोबार में ये कोरगा तो होती नहीं, केरल होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी लगाओ भैया, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 50 में कहा है कि किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया था वो 2008 में किया था। आगरा पैनमुड़ी दक्षिण भारत की एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास है? जो पौनमुड़ी है ना, ये दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है, मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। ये किस शहर में स्थित है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो ये हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो राजीव आवास योजना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो गरीब आदमी है उनकी झुग्गी जो है बस्तियों से खत्म करनी है, ठीक है, उन्हें पक्के घर देने। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है जून 2023 में भारत के ओडिशा राज्य में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता यानी हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? तो वो जीतने वाला देश था आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र किसकी अवधारणा संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे है, ये हमें बताना है। तो ये नक्सेर से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 55 में क्या कहा है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है क्या है, परमाणु भार, दोनों के परमाणु भार समान होते हैं। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा को जो नियंत्रित करता है वह है आपका रक्त का आयतन। आगे क्वेश्चन नंबर 57 बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। मूत्र का असामान्य घटक है, तो मूत्र का जो असामान्य घटक होता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे ये पूछा है। तो भैया वो होता है आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक होता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें पूछा है कि
भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। देखिए, महाभियोग अगर शब्द होता तो राष्ट्रपति के लिए, लेकिन यहाँ पर अभियोग शब्द कहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 में कहा है कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड, तो भारत का सबसे पहला जो डिजिटल पंचायत वार्ड था वो था केरल में। आगे क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कह रखा कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो जो पंचायतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होती हैं, और संविधान की कौन सी अनुसूची है, वो 11वीं अनुसूची है ना। और क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें तो वो संविधान का भाग 9 है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा है कि मई 2023 में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की दूरी तक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। कौन सा एक्सप्रेसवे है ये हमसे पूछा है, तो वो है भैया आपका गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है 62 में हमसे कि देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वो है आपका मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। क्वेश्चन नंबर 63, मई 2023 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है केरल। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या कहा है कि 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जो 59वां फेमिना मिस इंडिया का खिताब है उसको जीतने वाले जो है वो आपके नंदिनी गुप्ता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, 5 स्टार का क्वेश्चन है। पैंसठ में हमसे कहा है कि जून 2023 में अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया था। तो जो पनडुब्बी थी जिसमें विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, उस पनडुब्बी का नाम था आपका टाइटन, और टाइटन एक जहाज भी था। आगे यूनिवेक का विस्तृत रूप क्या है। तो जो यूनिवेक है इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी है क्वेश्चन नंबर 66 में, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन चल पड़े हैं भैया। चलो, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता। तो जो सीपीयू होता है ना, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता। कंप्यूटर का दिमाग कह दो या मस्तिष्क कह दो। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे पूछा है कि जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो इसमें कहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं। जो कंट्रोल है, जो शिफ्ट है, जो अल्ट है, ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती है मॉडिफायर कीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 70, वाइट यानी 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो जो वाइट होता है वो आपका 0 से लेकर के 255 किसी भी बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में कहा है हमसे कि सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। सिस्टम को बूट क्यों करते हैं, बूट करने का अभिप्राय या मतलब या आशय क्या है, ये हमसे पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है। जो कंपाइलर है इसके द्वारा जो गलती खोजी जाती है, ढूंढी जाती है, उन्हें कहा जाता है सिंटेक्स एरर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो इसमें पूछा है कि बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 73 की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो आपका ये संक्षिप्त दिया है ना, यानी बी से बिगिनर, ऑल, परजय, यानी पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड, ये संक्षिप्त गलत दे दिया। यहाँ पर विस्तृत शब्द होना चाहिए था। फुल फॉर्म के लिए विस्तृत शब्द आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विस्तृत होता शब्द है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में कहा है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। तो जो कंप्यूटर का नेटवर्क हम बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है, तो भैया वो होती है 2 की, ठीक है ना। 2 कंप्यूटरों के बीच नेटवर्क स्थापित करना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 में कहा है कि टीसीपी सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो जो टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसफर लेयर के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 में कहा है कि इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को जाना जाता है, वेब पेज के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो देखिए ईमेल से संबंधित शब्द ये पावर पॉइंट नहीं है, बाकी आउटबॉक्स, इनबॉक्स और रिसीवर ये होता है। ये फॉन्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे पूछा है फॉन्ट किसे कहते हैं। तो भैया फॉन्ट जो कहते हैं वो कहते हैं आपका कंप्यूटर के अक्षर या अंकों के आकार को कहते हैं ना। कितना फॉन्ट कर रखा, 79। इसमें पूछा है एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं। तो एक्सेल में जो हम बना सकते हैं वो है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये हम एक्सेल में बना सकते हैं। तो 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया इस पर प्रभाव पड़ेगा, सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। अब 20 क्वेश्चन चलेंगे आपके यूपी जीके के। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 81 में कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि थे, उनका आश्रम बिठूर में था, गंगा नदी के किनारे। वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, लव और कुश के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए भाई यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या कहा 83 में हमसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी। तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम थी, मतलब कम जनसंख्या वाला जिला हमसे पूछा उत्तर प्रदेश का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, कह रहा उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका सिंगरौली क्षेत्र में, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है,
85 में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में आम तो सबसे ज़्यादा होते ही है, लेकिन कौन से आम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे यही पूछा, तो वो है दशहरी आम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जो कि मलिहाबाद इसके लिए प्रसिद्ध भी है। 86 में क्या कहा है, 86 में हमसे कह रखा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो सिंचाई तो नहरों से भी होती है, नलकूप से भी होती है, मतलब जो इंजन होता है, बोरिंग होता है, तालाब और कुओं से भी होती है, अन्य साधनों से भी होती है। तो अब महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूप से होती है, तो 2 नंबर पहले आएगा। अब 2 नंबर पहले सी में भी है और बी में भी है, तो ए और डी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो नंबर आता है सबसे पहले नलकूपों से, उसके बाद होती है नहरों से। तो 2 और 1 ये रखा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या रखा क्वेश्चन नंबर 87 में कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कर्मा कहाँ होता है, धीवर कहाँ होता है, नटवरी कहाँ होता है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए पहला ही गलत है। कर्मा नृत्य जो है ना तुम्हारा महोबा में नहीं होता, महोबा में तो कजरी होता है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड में होता है, धीवर कहार समाज के द्वारा, नटवरी पूर्वांचल में होता है। ये सब ठीक है। 87 का जो ए ऑप्शन है ना, ये गलत है। 88 की अगर हम बात करें तो 88 में हमसे क्या कह रिया है, सुमेलित करवा रिया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। लो जी, देखो नृत्य दिए यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के। करते हैं भैया, कैसे कौन सा नृत्य है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो 88 में देखो, यानी 88, ठीक है। ये इधर तो है, अच्छा अलग अलग दे रखे हैं, चलो मिलाते हैं। देखो 88 बिरहा भोजपुरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। कजरी अवधी भाषा में, ठीक है। मल्हार ब्रजे रसिया और भी बिल्कुल ठीक दे रखे हैं। ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। आगे क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये हमें बताना। चरकुला है भाई, चरकुला तो प्रसिद्ध है। और दादरा भी है, कर्मा भी। मुरिया नहीं है, मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मध्य प्रदेश वगैरह में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें तो इसमें कहा है उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की गई। तो आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है भाई। चलो करते हैं मिलान। देखो इधर से संस्थान का नाम है और इधर स्थापना वर्ष है उनके। चलो लो, यहाँ तक ले लो। क्वेश्चन नंबर 91 है ये। देखो, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई, बिल्कुल ठीक है भाई ये तो। ललित राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में, ये भी ठीक है। यानी ए का पहला, बी का दूसरा, और ये इसमें ही दे रखे हैं, पहला ही वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, सॉरी 88 नहीं है, ये 91 है, तो 91 का ए ऑप्शन ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, 92, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम मुस्लिम यानी सॉरी पुलिस है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की यदि हम बात करें तो ये की गई है आपकी गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश में किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी, हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 93 में, तो कुशीनगर में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या कहा भैया? 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भैया बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 95, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था आपके आजमगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 96, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो 2021-22 में यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे था। क्वेश्चन नंबर 95, लो जी सूची का मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से। इधर उद्योग है और इधर स्थिति है, यानी कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना। लो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 97। जरा करो, 1 मिनट आपके लिए है, बाकी मैं बताऊंगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर रहे हैं, तो करते हैं भाई 97। जो एंटीबायोटिक है उद्योग, ये है आपका ऋषिकेश में। देख लो भैया, पहले का चौथा 2 में ही है, ए में और बी में, तो सी और डी तो वैसे ही कट जाएंगे। आगे अगर हम बात करें, उर्वरक का जो स्थापित कारखाना वो है आपका अंबाला में, यानी बी का पहला हो जाएगा आपका। तो ये भी आपका लगातार चल रहा है। चलो अब यहीं से सी वाला लगाओ, ठीक है। तो सी की यदि हम बात करें, तो जो रबड़ है, रबड़ के लिए प्रसिद्ध आपका मोदी नगर, ये दूसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कीजिए इसको। अट्ठानवे में कहा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गोंड है। क्वेश्चन नंबर 99, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2012-13 में। आगे क्वेश्चन नंबर अंतिम, जो कि 100वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100।
दोस्तों अभी तुमने देखा मैंने किस तरह से प्रैक्टिस सेट को एनालाइज किया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो, और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना। अच्छा एक लाइक तो करी दो, एक लाइक एक सब्सक्राइब में क्या जाता है बाबू, अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए एक बहुत प्यारी बात बोल देता हूँ मैं आपको, शायद आपसे किसी ने बोली हो या नहीं बोली हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ एक बात आपको, पर बताना मत किसी से, ठीक है। आई लव यू। चलिए अंतिम क्वेश्चन, चाहे जो भी होता है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या, कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने कराया था। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी जो शहर था वो किसने बसाया था, उसका निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। कमेंट जरूर करना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हम आपके कमेंट का जवाब जरूर 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 देंगे, ठीक है। चाहे आजमा के देख लेना, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय।